राइट जी, वेलकम बैक। सो इन एक्शंस को जो मैंने अभी आपको बताया, जरा फॉर्मली इसको पढ़ लेते हैं। पहली बात ये कि जो मैं मॉनिटर क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने एग्रीड अपॉन रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही। नंबर टू, आइडेंटिफाइड जो रिस्क थे उनको आपने ट्रैक करना है। कुछ आपने वॉच वॉच लिस्ट पे रखे हुए थे, तो वो वॉच लिस्ट पे जो कुछ रखा हुआ है उनको आप ज़ाहिर ट्रैक करते रहोगे। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, कम हुई है, इम्पैक्ट बढ़ा है, कम हुआ है, वो भी आप गाय बगाए देखोगे। फिर नए रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना, अब नए रिस्क इमर्ज हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। देन एवेलुएट करना कि जो हमारे रिस्क प्रोसेस है, ओवरऑल रिस्क प्रोसेस, जिसके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन से लेकर, उनके एनालिसिस से लेकर, उसके बाद उनके रिस्पांस प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसकी मैं तीन चार एग्जांपल जरा जल्दी जल्दी दे दूं, पहले भी दी नहीं है लेकिन फिर अगर मेरे पास बहुत ज्यादा अननोन अननोन अकर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मैंने रिस्क आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं की हुई। बहुत ज्यादा रिस्क मेरे से ओवरलुक हो गए, इसीलिए तो हर दूसरे दिन एक ऐसा रिस्क अकर हो जाता है जो मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है मुझे अपनी रिस्क आइडेंटिफिकेशन को ठीक करना है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि मैंने लेट्स से 50 रिस्क ऐसे थे जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 थी। उन 50 रिस्क में से 38 35 रिस्क अकर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब तो ये था कि इनके होने का चांस बहुत कम है। लेकिन इधर जब मैं देखता हूँ तो 50 में से 35 ऐसे रिस्क जिनके हमने अस्यूम ये किया होता कि चांस कम है, वो अकर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो मैंने रिस्क क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया और उसके अंदर रैंकिंग की है रिस्क की, वो ठीक नहीं है। आई नीड टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस अगेन, और आई वांट टू डू दिस प्रोसेस अगेन एंड देन इम्प्रूव दिस। इसी तरह मैंने जो रिस्पांस प्लान इंप्लीमेंट किए थे, वो अपनी तरफ से तो रिस्पांस मेरे ख्याल में रिस्क एड्रेस कर रहे थे, लेकिन जब मैं वो रिस्पांस इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरी रिस्क प्लानिंग ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि मैं रिस्क रिस्पांस प्लान तो ठीक बनाया था, इम्प्लीमेंटेशन याद नहीं रहती लोगों को, वो कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे रिस्क रिस्पांस इम्प्लीमेंटेशन जो है ना प्लान की, वो भी देखनी है। सो ये है मेजर काम आपके जो आप मॉनिटर रिस्क के अंदर करते हो। दैट्स इट। इसके अलावा अब बाकी जो कुछ है, इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन। आप क्या करते हैं कि इसके लिए ये चेक क्या कर रहे हैं जो अभी मैंने बोला, इंप्लीमेंटेड रिस्क रिस्पॉन्स आर इफेक्टिव, लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क चेंज तो नहीं हो गया, स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैज चेंज। यहाँ पे स्टेटस से क्या मुराद है कि एक रिस्क है जो पहले अभी ओपन था। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार हमने कुछ रिस्क रखे थे जो हमने अस्यूम किए थे वो रिलेटेड टू द मॉनसून सीजन। नो, मॉनसून सीजन इज ओवर, तो मेरे ये रिस्क अब ओपन नहीं रहे, रादर दे शुड बी क्लोज्ड। और ये रिस्क अकरेंस के बगैर क्लोज, उनका स्टेटस चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरह ओपन थे और अब मैंने साथ उसको हटा के कह दिया अकर्ड। अगर अकर करके तो अकर्ड हो जाएगा जाहिर। नाउ न्यू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क हैव अराइजन, वो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कहा। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच अभी तक सही चल रही है हमारी ओवरऑल, या उसमें चेंजेस की जरूरत है। प्रोजेक्ट assumptions आर स्टिल वैलिड, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, एंड contingency reserves for cost और schedule require modification। मजीद आपको रिजर्व चाहिए नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी स्टिल वैलिड। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी स्टिल वैलिड, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का रिस्क एक्सपोजर है, वो लगता है अगर मेरी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है तो फिर ये शायद हमें ये स्ट्रेटेजी ही पूरी चेंज करनी पड़ेगी। मींस शायद अपने प्रोजेक्ट का पूरी अप्रोच ही चेंज करनी पड़े। अच्छा, दैट वुड बी ऑब्वियसली वर्स्ट केस कि अगर ऐसा हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और था अच्छा, ये कुछ बातें इसके अंदर हैं कि प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन कामों को करने के लिए एक हम कहते हैं रिस्क ऑडिट। आपको याद है कि मैंने ऑडिट की टर्म एक बताई थी। एक हमने कहा था क्वालिटी के अंदर, मैनेज क्वालिटी के अंदर हमने ऑडिट की टर्म पढ़ी थी। दूसरा मैंने आपको कहा था कि कंट्रोल क्वालिटी के अंदर ना बाज दफा इंस्पेक्शन को वॉक थ्रूज भी कहते हैं और ऑडिट्स भी कहते हैं, बट मैंने साथ आपको हाईलाइट किया था कि इस चीज को, इंस्पेक्शन को ऑडिट कहना थोड़ा सा ज्यादा है और उमूमन एग्जाम के अंदर नहीं होगा। अच्छा, तीसरा एक और है, वो हम जब प्रोक्योरमेंट का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, तो प्रोक्योरमेंट के अंदर भी जो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर, वहां पे जो मेरा सप्लायर है वो चीजें बना रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे भी हम या तो वो चीजें बना के हमें इंस्पेक्ट करवाएगा, या फिर
हम उसकी साइट पे जाके साथ के साथ उसका काम को देखेंगे, जो अभी हमने एक थोड़ी देर पहले भी सिनेरियो देखा था कि हम उसकी साइट पे जाके देखते हैं कि भाई आपका काम सही चल रहा है, आप हमारा काम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह हमने कहा था, नहीं कहा था। दैट बिकम्स एन ऑडिट। ठीक है। सो ऑडिट ये 3-4 जगहों पे आता है। इसके बारे में आप एक जर्नल अपने माइंड में रेफरेंस रख लेंगे तो ये है कि कुछ क्वेश्चंस को आंसर देने में आसानी होगी। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने रिस्क रिस्पॉन्स प्लान किए थे, कुछ रिस्क, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि उनको बारे में मैंने कहा था कि यार जब होगा तो देखा जाएगा, जिनको हमने पैसिव एक्सेप्टेंस का नाम दिया था। अब ये वो रिस्क थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, उनका एनालिसिस भी किया, बट स्टिल आई जस्ट एक्सेप्टेड देम, और वो भी इस हद तक कि मैंने कहा जब होगा तो देखा जाएगा। जब ये रिस्क अगर करेगा तो मैं क्या करूंगा? उस वक्त मैं एक अपना नया एक्शन प्लान बनाऊंगा, और वो एक्शन प्लान जो उस वक्त फिलफॉर बनेगा उसको हम वर्क अराउंड कहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, कोई ऐसा रिस्क अगर कर जाए जिसको हमने सोचा ही नहीं था, मींस अननोन अननोन था, ये तो फिर आइडेंटिफाई हुआ था, इसका तो हमने एनालिसिस किया था और खुद दानिस्ता तौर पे कहा था कि उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अननोन अननोन रिस्क भी हो सकते हैं जिनको हमने सोचा ही नहीं था। इवन देन अब हो गए वो, तो अब मैं क्या करूं? उनके लिए भी जो इमीडिएट एक्शन बनता है उसको हम वर्क अराउंड कहते हैं। अगर तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है और आप लोग सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर वुड मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग वर्क अराउंड। सर ये मसला हो गया, अच्छा यार देखते हैं ये कर लें, अच्छा सर ये मसला हो गया ये कर लेते हैं। और हम ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर को बड़ा एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं जो हर वक्त बड़े अच्छे से वर्क अराउंड बना ले। ठीक है, वर्क अराउंड बनाना इज गुड, बट इसकी नौबत ही क्यों आई? किसी हद तक तो ज़ाहिर है अनअवॉइडेबल है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अननोन होती हैं, बट इसकी नौबत ही क्यों आई? ठीक है? सो वर्क अराउंड ज़ाहिर है बनाने पड़ते हैं, अननोन अननोन के लिए भी, और जिन रिस्क को आपने खुद एक्सेप्ट किया अगर वर्क करोगे। इनपुट्स क्या-क्या हैं? मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान चाहिए मुझे, और इस रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या कुछ होगा, हाउ एंड व्हेन रिस्क शुड बी रिव्यूड। वो जो हमने कहा कि हमें रिस्क रिव्यू करना है ना, थोड़े-थोड़े अरसे बाद। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी वही है, इम्पैक्ट अभी भी वही है, क्या अभी भी ओपन है या क्लोज है, कितने-कितने अरसे बाद। इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है रिस्क मैनेजमेंट प्लान में। व्हिच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी फॉलोड टू हैंडल दीस थिंग्स। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज मॉनिटरिंग के किस तरह है। रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा, रिस्क की हम रिपोर्ट बनाएंगे तो वो क्या होगा। अच्छा, उसके बाद रिस्क रजिस्टर। जस्ट जस्ट गिव मी अ ब्रेक, सॉरी, 3 मिनट्स ब्रेक। आप लोग भी पानी शानी पी के, जस्ट जस्ट गिव मी अ ब्रेक, सॉरी। सो रिस्क रजिस्टर के अंदर मेरे पास तमाम रिस्क की इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर है उन्हीं रिस्क को मुझे एवेलुएट करना है कि यार ये रिस्क जो है वो, उनका प्रोबेबिलिटी का क्या स्कोर लिखा था, उसका इम्पैक्ट क्या लिखा था, रिस्पॉन्स प्लान क्या था, रेजिडुअल रिस्क कितना था, उसके बाद मेरे पास जो सेकेंडरी रिस्क थे वो क्या आए थे, और इसी तरह रिस्क रिपोर्ट पे ओवरऑल जो रिस्क एक्सपोजर है ओवरऑल प्रोजेक्ट का करंट लेवल क्या है, ये मेरे पास ज़ाहिर है एज ए रेफरेंस के तौर पे भी एक करेंगे। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम करते ही हैं कि अपना जो रेफरेंस है उसको सामने रखते हुए कंपेयर करते हैं विद आवर करंट सिनेरियो। ठीक है। और करंट सिनेरियो को और उसके दरमियान जो फिर वेरिएंस आती है बिटवीन डिजायर्ड एंड प्लान्ड, वो हम ऑब्वियसली उसको वेरिएंस के तौर पे डील करते हैं, और अगर वो वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो हम ज़ाहिर है कोई ना कोई चेंज रिक्वेस्ट वो प्रपोज करेंगे। इश्यूज जो हैं ये हम देखते हैं कि यार कोई अभी भी ओपन इश्यूज हैं, और उन ओपन इश्यूज की वजह से हमारे पास सम टाइम्स जो रिस्क है, रिस्क रजिस्टर है, वो अपडेट होने की जरूरत होती है। एक इशू है और पहले उसका हम कह रहे थे मे बी रिस्क लेवल बहुत कम था, लेकिन अब इशू एस्केलेट करता जा रहा है, थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे वो इशू बढ़ेगा तो जाहिर है उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसकी इम्पैक्ट या प्रोबेबिलिटी वो भी बढ़ सकती है। और इसी तरह लेसन लर्न रजिस्टर, जो अभी तक के लेसन लर्न रजिस्टर के बारे में और ओपीएस का जो लेसन लर्न रेपोजिटरी है, इन दोनों का डिफरेंस मैं काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको पता होगा। लेसन लर्न रजिस्टर ये होता है कि जो करंट लेसन हैं, हमने करंट प्रोजेक्ट पे जो लेसन लर्न की है अबाउट रिस्क नाउ, वो हम देखना चाहेंगे कि यार वो क्या क्या है पिछले फेजेस के अंदर। फिर वर्क परफॉर्मेंस डाटा, रिस्क से रिलेटेड जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा वो क्या है, रिस्क रिस्पॉन्सेज दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, risks that have occurred, risks that are still active, risks those that have been closed out। तो ये है डाटा या रिस्क से रिलेटेड डब्ल्यूपीटी। ये जाहिर है कंपेयर करेंगे हम विद व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, और उसी से हमारे पास डब्ल्यूपीआई बनता है जो आपको पता होगा। अब एक और चीज है वो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। जो मेरे
वर्क की परफॉर्मेंस है ना, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ आवर रिस्क एज वेल। स्पेशली जो हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस के थ्रू या वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है, या फोरकास्टिंग के थ्रू, उससे हमें ये आइडिया होता है कि यार क्या हम गिवन प्रोजेक्ट के अंदर, गिवन सॉरी बजट के अंदर, गिवन स्केड्यूल के अंदर प्रोजेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, विच इज एक्चुअली अ रिस्क अगर हम नहीं कर पाते। क्या हम उसे पहले कर पाएंगे, बाद में कर पाएंगे, या क्या। तो ये रिपोर्ट्स बेसिकली हमें एक परफॉर्मेंस का आइडिया देती हैं रिस्क से रिलेटेड। एक परफॉर्मेंस ये है, एक और परफॉर्मेंस भी है जिसको हम टेक्निकल परफॉर्मेंस कहते हैं, जो हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वो टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर आएगा। और हम ये देखेंगे कि यार ये हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, चाहे कॉस्ट की हो, चाहे स्केड्यूल की हो, चाहे स्कोप की हो, क्वालिटी की हो, टेक्निकल परफॉर्मेंस हो, उनका हम एनालिसिस करके बेसिकली ये देखते हैं कि यार हमारा प्रोजेक्ट के अंदर अब रिस्क की क्या सूरत हाल है, हमने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, क्या सोचे थे, कोई नए रिस्क निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। ज़ाहिर है ये सारे काम हम मॉनिटर रिस्क के अंदर करते हैं, सारी जो मैंने आपको बातें बताई। उसके बाद टेक्निकल परफॉर्मेंस एनालिसिस पहला है ये, और इसमें हम करते ये कि अपनी अभी तक की टेक्निकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद स्केड्यूल ऑफ टेक्निकल अचीवमेंट। ये जो स्केड्यूल ऑफ, यहाँ से स्केड्यूल से वहां वो वाली स्केड्यूल नहीं है जैसे आप कहने के लिस्ट ऑफ, या हम क्या कहते हैं गजेट ऑफ समथिंग, तो वो ये वाला टेक्निकल अचीवमेंट है। सो सच टेक्निकल परफॉर्मेंस अब वो क्या क्या हो सकती है, हमने वेट मेजर कर रहे हैं, ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम कर रहे हैं, डिलीवरेबल डिफेक्ट्स क्या है, वो जो मैंने अभी आपको कहा थोड़ी थोड़ी, कॉस्ट की परफॉर्मेंस क्या है, जैसे स्केड्यूल की क्या है, क्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आए, कैपेसिटी कितनी हुई, वेट कितना हुआ। ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करेंगी कि क्या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद रिस्क आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पुराने रिस्क किस तरह हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक तरह से डाटा एनालिसिस करेंगे और हमें उसका आइडिया होगा। दूसरी टाइप का जो डाटा एनालिसिस है दैट इज रिजर्व एनालिसिस। और रिजर्व एनालिसिस के अंदर जो मेन चीज हम देखना चाह रहे हैं वो क्या कि जो कंटीजेंसी रिजर्व हमारे पास बाकी हैं, और जो रिस्क की अमाउंट बाकी है वो कितना है। लाइक अगर कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स आर गुड इनफ फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिस्क, आई वुड से कि यार दैट दैट्स फाइन, नाउ थिंग्स आर गोइंग ओके। लेकिन अगर मेरा कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स कम है, और जो करंट लेवल ऑफ रिस्क आया है अभी जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके नतीजे में जो अब रिसेंट है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है मुझे मजीद रिजर्व शायद चाहिए। इसको हम करने के लिए बर्न डाउन चार्ट के जरिए एक पिक्चर बना के दिखा भी सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, बर्न डाउन चार्ट एक्सप्लेन भी किया था, अभी अगली स्लाइड पे फिर दिखाता भी हूँ। लेकिन हमने ये बताया था मैंने कि बर्न डाउन चार्ट ये जनरली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, या सॉरी एजाइल एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरा एक हफ्ते में 40 घंटे होते हैं और एक हफ्ते की एक आइट्रेशन है, तो मैं कहता हूँ, और मैंने उस हफ्ते का जो काम प्लान किया हुआ लेट्स से वो 38 आवर्स का है, मैं कहता हूँ कि डे 0 पे मेरा 38 आवर्स का काम बाकी होगा। ये मैंने प्लान बनाया। उसके बाद मैंने कहा डे 1 पे मेरा बाकी काम लेट्स से 35 आवर्स का होना चाहिए। डे 2 पे इट शुड बी मे बी इतना 20 आवर्स का, लेट्स से जो भी ये बनता है। उसके बाद डे 4 पे इतना, डे 5 पे इतना, और जो आखिरी दिन है वो मेरा वीकेंड जो खत्म हो रहा है, वहां पे 0 का काम बाकी रहना चाहिए। इसका मतलब ये सारे के सारे काम मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है मेरी प्लान्ड बेस लाइन। अब मैं एक्चुअली देखता हूँ डे 1 के एंड पे अब मेरा कितने घंटे का काम है। तो ये हमने 38 का टोटल था। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ अभी भी आपका 38 का काम बाकी है, तो इसका मतलब है मैं बिहाइंड द स्केड्यूल, मेरा काम ज्यादा पड़ा हुआ। और अगर अभी भी इतना है तो मैं कहूंगा यार ये पीछे है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ पे नीचे आ गया, तो अब काम कम पड़ा है और आवर्स बाकी मेरे पास ज्यादा पड़े हैं। तो ये एक बर्न डाउन चार्ट में इस तरह प्रोग्रेस शो करते हैं। लेकिन हम इसी चीज को, ये आपके सामने नीचे बना हुआ है, हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं कि यार अभी मेरे रिस्क कितना है और कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितने हैं, और इस तरह हम इनको करंट लेवल, मेरा जो है ना, ये जो ब्लू वाले हैं ये तो मेरे कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़े हैं, और इस वक्त मुझे जो चाहिए रिस्क लेट्स से वो रेड वाला हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बर्न डाउन चार्ट अगेन प्रोग्रेस का शो हुआ हुआ है। आपके सामने जो तस्वीर है ये प्रोग्रेस की है। रिस्क की मैंने ऐसे देखी नहीं है कहीं भी, मतलब मैंने स्टैंडर्ड्स में भी देखी है, वो नहीं है। बट अंडरस्टैंडिंग इसकी ये है, बर्न डाउन चार्ट हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में तो है वर्क लेफ्ट वर्सेस टाइम, और हम ये कह सकते हैं कि यार रिस्क लेफ्ट वर्सेस कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितने बाकी हैं और रिस्क कितना बाकी है, तो इसी को हम यूं प्लॉट कर सकते हैं। तो ये बर्न डाउन चार्ट जो है वो रिजर्व एनालिसिस की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन ऑडिट्स, ऑडिट के अंदर हम पूरे का पूरा अपने रिस्क को चेक करेंगे कि क्या हमारी रिस्क प्लानिंग ठीक है, क्या हमारी
रिस्क आइडेंटिफिकेशन ठीक है, क्या हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक था, क्या हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक था, और मैंने ये बताया कि हम कैसे चेक करते हैं इन चीज़ों को, और फिर हमारे रिस्पॉन्सेज इफेक्टिव थे या नहीं थे, और फिर रिस्पॉन्सेज इंप्लीमेंट भी ठीक तरह से हुए या नहीं हुए। इन चार सारी चीज़ों का पूरा ऑडिट होगा, हम ताकि हमें पता चल सके कि हमारे प्रोजेक्ट पे रिस्क मैनेजमेंट की एफर्ट कितनी अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। देन हियर कम्स द मीटिंग्स, और मीटिंग्स के अंदर हम बहुत सारे काम, ये रिस्क रिव्यू की और अदरवाइज रिस्क को रिव्यू करेंगे, नए रिस्क को हमने देखना है, रिस्क को क्लोज करना है या ओपन करना है, ये सारी बातें जो हम तय कर रहे होते हैं, यार इस रिस्क को क्लोज कर दो, अब ये रिस्क ओपन हो गया है, ये रिस्क खत्म हो गया एंड सो ऑन, नया रिस्क ये आ गया है, सेकेंडरी रिस्क बढ़ गया है, कम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऊपर चली गई है, नीचे चली गई है, ये सारे काम हम ऑब्वियसली मीटिंग्स के अंदर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आउटपुट क्या है इस पूरे उसके नतीजे में, और हर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का आउटपुट क्या होता है। आपको याद है, एक होता है हमारे पास WPI आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है चेंज रिक्वेस्ट आ जाती हैं, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अपडेट आ जाते हैं, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अपडेट आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड आउटपुट्स है, ऑलमोस्ट हर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस में यही होता है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी तरह वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, हमारा वर्क कितने रिस्क एक्टिव हुए, कितने क्लोज हुए, कितने होने चाहिए थे इस वक्त तक ओपन, ये उसका एक कंपैरिजन आ जाता है WPI का। इसी तरह अभी तक हमारे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स इतने बचे होने चाहिए थे और उनके बदले में रिस्क इतने होने चाहिए थे, लेकिन करंटली कितने हैं वो मेरे पास WPI आ जाएगी। सो चेंज रिक्वेस्ट अगेन, जहाँ पे भी हमारे वो वेरिएंस बढ़ जाती है, उस वेरिएंस को एड्रेस करने के लिए हम जब भी करेक्टिव एक्शन लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, तो उसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट जो है, जब हमारा मैनेजमेंट प्लान चेंज हो रहा होगा, या कॉस्ट बेस लाइन चेंज हो रही होगी, या स्केड्यूल बेस लाइन चेंज हो रही होगी, जाहिर है उन सारी चेंजेस को एड्रेस करने के लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करना पड़ेगी। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, एज आई जस्ट सेड, स्पेशली द रिस्क मैनेजमेंट प्लान में भी मुझे चेंज करना हो, कुछ चीजें उस पर डिफाइन करनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी लगाई हुई है और वो एक्चुअल में कुछ और आ रही है, तो फिर मैं भी पी एंड आई मैट्रिक्स मैंने जो बनाई हुई है, या जो मैंने प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की डेफिनेशंस बनाई हुई है, या जो मैंने थ्रेश होल्ड डिफाइन किए हुए हैं, और जो स्टेक होल्डर की रिस्क एपिटाइट है, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान तो चेंज हो गई होगा। डॉक्यूमेंट्स, अजम्पशन लॉग, इशू लॉग, लेसन रजिस्टर, रिस्क रजिस्टर, अभी हमने इनके बारे में बात की कि इनपुट पे ये सारी चीजें हम लेते हैं और इनको हम रिव्यू करके आउटपुट पे अपडेट के तौर पे ले आते हैं। सो एवरीथिंग इज देयर, वी हैव कवर्ड इट। आई एम सॉरी, आई नो आई एम गोइंग वेरी फास्ट, बट एक्चुअली ये चीजें बहुत दफा रिपीट हो चुकी हैं, एंड सेकेंडली आई रियली वांट टू फिनिश दिस। तो अगर आपको रीडिंग में फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, यू मे आस्क मी, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी होती तो मैं जरूर, आपने देखा कि मैं मोर और लेस वही बातें रिपीट किए जा रहा हूँ बार बार, जो आप पहले जानते हो या मैं बता चुका हूँ। रिस्क रिपोर्ट अगेन, जैसे हमने कहा, ओवरऑल जो हमारा रिस्क प्रोजेक्ट का रिस्क एक्सपोजर है वो हमें यहाँ पे पता चलता है, और उससे हमें करंट स्टेटस ऑफ मेजर मेजर जो प्रोजेक्ट रिस्क है, मींस ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क का एक्सपोजर, वो अपडेट करके हम रिस्क रिपोर्ट में डाल देते हैं। अच्छा, फिर उसके एड्रेस कैसे करना है, उससे रिलेटेड कोई कंक्लूजन है, रिकमेंडेशंस है, वो स्पेशली जो रिस्क ऑडिट हमने किया है, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है रिस्क ओवरऑल, तो हम उसको भी यहाँ पे रिस्क रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन के तौर पे अपडेट कर देंगे। अच्छा, और देन फाइनली OPS तो हमारे अपडेट होंगे। आपने कोई नए टेम्पलेट्स बनाए हैं, आपने कोई रिस्क रजिस्टर, ज़ाहिर है अब आपका रिस्क रजिस्टर कंप्लीट हो गया एक तरह से, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नाउ, इसमें सारे स्टेप्स के इनपुट आ गया है। इसी तरह रिस्क रिपोर्ट, तो यू वुड लाइक कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके पास पहले से नहीं है तो इसका फायदा उठाए, और है भी तो आपके प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड इनके पास चला जाए, और इसी तरह जो आपने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और इस तरह की चीजें बनाई हुई है, वो सारी का सारा अपडेट हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं सम अप करूं तो सम अप ये है कि मैं एग्रीड अपॉन रिस्क रिस्पांस प्लान्स यहाँ पे करता हूँ, उनको मॉनिटर करूंगा। नंबर 2, हम ट्रैक करेंगे आइडेंटिफाइड रिस्क, और ट्रैकिंग का मतलब क्या है, अभी भी प्रोबेबिलिटी वही है, अभी भी इम्पैक्ट वही है, कोई नए वो रिस्क अभी भी एक्टिव है, या उसको क्लोज कर देना है, या ओपन करना है, क्या करना है, या कर लिखना है। इसी तरह उन नए रिस्क जो है उनको आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना, और ओवरऑल अपने रिस्क की एफर्ट पूरी की पूरी जो हम ऑडिट में अभी देखते हैं, इस सारे को चेक करना, ये है ओवरऑल मॉनिटर रिस्क। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको कुछ सिनेरियो सिर्फ दिखा रहा हूँ, दो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनको पढ़ना कैसे आपने, और वो आपने वीकेंड पे खुद देखने हैं। जो आपके पास है ना रीटा के अंदर, ये सिनेरियोज हैं थोड़े, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ एडिशन किया ताकि आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी। सो आई वुड लाइक यू कि आप इन सिनेरियोज को जरा अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें।
ये कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है, या आप कह लें कि वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस उनका नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ये कि कुछ पॉइंट्स समझाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला केस क्या है, सॉरी, पहला है कि आपने एक प्लान रिस्पॉन्स किया हुआ था। अब प्लान रिस्पॉन्स कंडीशनल था या अनकंडीशनल था? अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि आपने वेट नहीं किया और अपना स्केड्यूल आगे पीछे शिफ्ट कर दिया। कंडीशनल सॉरी अनकंडीशनल ये था, और कंडीशनल ये है कि अगर रिस्क अकर किया तो वो जो कॉन्टीजेंसी प्लान, वो आपको लग रहा है कि हमारा रिस्क को एड्रेस नहीं कर रहा ठीक से, जैसे कि आपने सोचा था या आप चाहते थे वैसे एड्रेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट समझाने के लिए कुछ बातें यहाँ पे हाईलाइट की हैं। पहली बात, यार क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? व्हाई दिस रिस्पॉन्स वाज नॉट सफिशिएंट? रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम था या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी? नंबर टू, प्लान एंड अप्लाई सम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, और ये जब आप करोगे तो उसके लिए आपको चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगी। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपको हमेशा जब भी चेंज रिक्वेस्ट करेंगे, पुराना प्लान चेंज करेंगे, तो उसके नतीजे में कुछ नए रिस्क जन्म ले सकते हैं, जिनको हम सेकेंडरी रिस्क कहते हैं। इसी तरह जब भी आप कोई रिस्पॉन्स के अंदर चेंजेस करेंगे, तो आपने हमेशा सेकेंडरी रिस्क एंड रेजिडुअल रिस्क को जरूर देखना है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, तो फिर मे भी आपको अपने प्लान रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस को, पूरे के पूरे प्रोसेस को रिव्यू करने की जरूरत है। इसका मतलब है आपके रिस्पॉन्स प्लानिंग जो है ना, वो ठीक नहीं हुई भी, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स में भी आपका या मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज वो पूरे ही नहीं पड़ रहे। ठीक है, सो इस तरह के कुछ सिनेरियोज हैं जो आपके सामने है, और उनकी इतनी इतनी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। नंबर टू भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखा 10,000 का। अच्छा, अब हुआ यह कि जब आपने रिस्क अकर हुआ, तो अमाउंट ये जो 10,000 की थी, ये काफी साबित ना हुई, या लेट्स से सिर्फ 8,000 चाहिए और 2,000 एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, एक ये है कि यार 10,000 से भी ज्यादा चाहिए, एक पॉसिबल सीन ये हो सकता है, और दूसरा ये कि यार ये 10,000 ज्यादा रख ली थी, हमें 8,000 रखनी चाहिए थी, 8,000 में हमारा काम हो गया। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस के अंदर हम ये काम करेंगे, अगर तो वो अमाउंट इनसफिशिएंट थी, नाकाफी साबित हुई, तो फिर क्या? फिर हमें जाहिर है दो काम कर सकते हैं, या तो अपने रिस्पॉन्स के अंदर कोई ऐसी चेंज करें कि 10,000 में वो हो जाए, या फिर हम अपने मैनेजमेंट रिजर्व से थोड़ा सा और पैसा मांगेंगे। दोनों सूरतों में हमें चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ रही है, रिस्पॉन्स प्लान चेंज करना पड़ा है, तभी प्लान के अंदर चेंजेस है। और अगर मैं पैसा और मांग रहा हूँ, तो मुझे ज़ाहिर है अगेन उसके लिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट रिजर्व से कुछ चाहिए। लेकिन दोनों सूरतों में मुझे एडिशनल एक चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। बट रिमेंबर, जब भी चेंज की बात आएगी रिस्क के केस में स्पेशली, ऑलवेज लुक फॉर द इफेक्ट ऑफ द चेंज। उस चेंज करने के नतीजे में नए रिस्क आ सकते हैं, या सेकेंडरी रिस्क आ सकते हैं, या रेजिडुअल रिस्क को भी आप चेक कर लो। जिसको आपने पहले रेजिडुअल रिस्क छोटा था, वो शायद बढ़ भी सकता है। और अगर आपके पास वो अमाउंट ज्यादा साबित हुई, 10,000 से कम में काम हो गया, तो जाहिर है फिर मुझे एडिशनल फंड्स रिटर्न करने हैं, और अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड अपडेट कर देना है। और फिर मैं इसके लिए भी चेंज रिक्वेस्ट मुझे इनिशिएट करनी पड़ेगी। बट अगेन चेंज का इफेक्ट आपने जरूर देखना है। और अगर ये चीज बार बार ऐसा हो रही है, तो फिर भी आपको अपना रिस्क रिस्पॉन्स प्लान का प्रोसेस जो है ना, उसको देखने की जरूरत है कि यार ये क्यों मैं जो रिस्पॉन्सेस के लिए मैंने जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखे हुए हैं, पूरे नहीं साबित हो रहे, या एक्स्ट्रा क्यों रखे हुए हैं, मे बी उसके अंदर फ्लॉ। अच्छा, अब ये तीसरा सिनेरियो है। अब मैं सिर्फ आगे सॉरी चलाता सर, जाऊँ। आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। सर, जो रिजर्व्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए हैं वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए हाँ, भी चेंज रिक्वेस्ट क्यों? वो इसलिए कि मेरी जैसे ही कॉन्टीजेंसी रिजर्व मेरी बेस लाइन से निकलते, मेरी बेस लाइन चेंज हो जाएगी। बजटेड हाँ कंप्लीशन जी, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई? है। जी जी, बिल्कुल ठीक बेस लाइन चेंज हो रही है ना। अच्छा, अब अगला है, अ रिस्क दैट वाज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इज नाउ आइडेंटिफाइड। ये अकर नहीं हुआ, एक पहले अननोन अननोन था, अब वो नोन अननोन बन गया। यानी कि आपने एक नया रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब आप नया रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या करोगे? उसे उसी प्रोसेस से गुजारेंगे सारा। उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, और अगर हाई है तो क्वांटिटेटिव करो, और उसका रिस्पॉन्स प्लान बनाओ एंड सो ऑन, क्योंकि ये एक नया रिस्क है बेसिकली। अच्छा, दूसरा, इनको आपने खुद पढ़ना है। दूसरा एक और है कि अ रिस्क दैट वाज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड अब डायरेक्टली अकर कर गया। आपने पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था,
ऑल ऑफ अ सडन वो हो गया, तो इसका मतलब है एक अननोन अकर कर गया, और जब अननोन अकर करता है तो हमें मैनेजमेंट उसका वर्क अराउंड बनाना पड़ता है, और वर्क अराउंड बनाने के बाद मैनेजमेंट रिजर्व से आप पैसा निकालते हो वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा अननोन हो रहे हैं, तो आपको अपना आइडेंटिफाई रिस्क वाला प्रोसेस इवेलुएट करने की जरूरत है। मैं अभी इसको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। ये 15 कंडीशन सारे 1 घंटा हमारा इस पे लगेगा, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला भी। आई जस्ट वांट कि इसको आप इसका थीम समझ लो और फिर आप कर लो। एंड आई गेस अभी हमने 4 कर लिए हैं, तो इसको आपको आइडिया जरूर होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अ रिस्क दैट वाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बट पैसिवली एक्सेप्टेड, और वो अकर हो गया। पैसिवली एक्सेप्टेड वो रिस्क थे जिनको हमने कहा था जब होगा तो देखा जाएगा, तो जब हो जाता है तो मुझे उसका भी वर्क अराउंड बनाना पड़ता है, जाहिर है, और उसके लिए तो हमने कुछ रखा ही नहीं हुआ था, तो मैनेजमेंट रिजर्व से पैसा उसके लिए भी चाहिएगा। अच्छा, देन आगे है अ रिस्क दैट वाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड एक्टिवली एक्सेप्टेड। एक्टिवली एक्सेप्टेड वो है जिसके लिए आपने कुछ कॉन्टीजेंसी प्लान रिस्पॉन्स बनाया। में हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलत हो गया, इसको आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। और मैं हर दफा सोचता हूँ, लेकिन वही होता है कि क्लास का आखिरी हिस्सा होता है और वीकेंड स्टार्ट हो रहा होता है somehow। तो इसको आप काइंडली देख लीजिएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है, इसको हम एक्टिवली एक्सेप्टेड है तो जाहिर है हमने इसका एक रिस्पॉन्स प्लान बनाया हुआ है, और हम उस रिस्पॉन्स प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। चलो ये, और यहाँ पे लिखा वो यूज द कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये ठीक है, नहीं छोड़ना, ठीक है। वो पहले वाला वो कॉपी पेस्ट था, उसको छोड़ दो। नाउ अ रिस्क दैट वाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड फॉर व्हिच अ रिस्पांस वाज प्लान्ड एंड अ कॉन्टीजेंसी रिजर्व वाज केप्ट अकर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब कुछ रेडी था, बस चुप करके उसका प्लान इंप्लीमेंट कर दो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व यूज कर लो, कुछ सेकेंडरी एंड रेजिडुअल रिस्क उस पर नजर रखो, और फिर देख लो कि आपको मजीद कॉन्टीजेंसी रिजर्व चाहिए नहीं चाहिए, और रिस्क रजिस्टर अकॉर्डिंगली अपडेट कर दो। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल थीम है, एक आइडिया। Now, a risk that was already identified and for which a response was planned and CR was kept, वो अकर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अभी हमने बात की, वो वापस हो जाएगा सारा कुछ, वापस ठीक इसके है। लिए भी चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हाँ, दोबारा। क्योंकि जाहिर है, क्योंकि मेरी वो नीचे हो जाएगा ना, बेसलाइन के अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल होते हैं, ठीक है। चाहे ये लिखा हुआ ना लिखा हुआ, इसको काइंडली देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसलाइन चेंज होगी। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, चेक व्हाट प्रोबेबिलिटी वाज एस्टिमेटेड। आपने इसको अगर एस्टिमेट किया हुआ था 5 प्रोबेबिलिटी और वो नहीं अकर हो रहा, और ऐसे 10-15 रिस्क हो चुके हैं जिसको प्रोबेबिलिटी तो आपने 5 दी हुई थी और अकर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपके क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में जो 5 का स्कोर जो भाई साहब बैठ के दे रहे हैं ना, वो ठीक नहीं दे रहे, इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है a risk that was already identified and for which a response was planned and a CR of इतना was kept did not occur। एक ये है, और इसकी जगह एक नया रिस्क वो आइडेंटिफाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको आप आपने खुद देखना है, ठीक है। उसके बाद केस 10 है अ रिस्क दैट वाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, और उसके लिए हमने रिस्पांस भी प्लान किया हुआ था, सीआर भी लिखा हुआ था, वो रिस्क अकर नहीं हुआ, लेकिन एक रिस्क जो कि आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, वो जो है ना आउट ऑफ नोवेयर वो अकर कर गया। उसके लिए हमें 8,000 और चाहिए, तो क्या हम करेंगे? 10,000 ये वाला इधर यूज कर लेंगे या नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ एक क्लैरिटी। The estimated probability and impact of an identified risk changes means P और I का स्कोर चेंज हो जाता है, तो क्या करेंगे? एक रिस्क है, उसको रीवैल्यूएट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या कम जाती है, इम्पैक्ट कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो क्या करेंगे? उसके नतीजे में भी कुछ चीजें हैं, वो देख लीजिएगा। देन the estimated probabilities and or impact of a number of identified risks do not seem to be valid। अब हम क्या करें? बहुत सारे रिस्क है, हम उसका प्रोबेबिलिटी 4 समझ रहे थे, वो 4 नहीं है, और इसी तरह इम्पैक्ट जो हम समझ रहे थे वो नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए आपके सामने ये एक्शन है। और भी बहुत कुछ हो सकता है जो आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटीज एंड इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क डू नॉट सीम टू बी वैलिड। और वो पहले वाला था एक्चुअल से हायर है, और ये वाला है एक्चुअल से लोअर है, तो फिर क्या इशू है? एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। ये जो लास्ट वाले सिनेरियोज हैं, इसको आप लाजमी सर एक क्वेश्चन सर काइंडली केस 3 पे सर एक पे जाते हैं आप। जी जी, बस मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, बाकी आप जिशान के क्वेश्चन बेशक वो ले लें। ठीक है ठीक है ठीक है। जिशान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का जो स्कोर हम देते हैं क्वालिटेटिव में, हाँ हाँ, ये
एक्सपर्ट जजमेंट या पास्ट एक्सपीरियंस इसकी बेस पे देते हैं या इसके पीछे भी कोई कैलकुलेशन अलग से करनी होती है? एक तो कैलकुलेशन वो वाली है को जो हमने प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की डेफिनेशन बनाई, वो जो मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी, याद है कि इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप वो हम प्लान के अंदर डिफाइन कर लेते हैं कि इतना इम्पैक्ट होगा। लेट्स से कॉस्ट का इम्पैक्ट देखते हैं, तो यार अगर 10,000 से ज्यादा एक एक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसको हम क्या स्कोर दें, 10,000 का अगर लॉस करवा रहा है कोई रिस्क, तो मैं इसको 4 दूं, 3 दूं, 2 दूं, क्या दूं, ये मेरा प्लान बताएगा। और वो प्लान के अंदर हम देखते ये हैं कि मेरा ये पैसे की वैल्यू क्या है उसके माइंड में, यानी कि जो एटीट्यूड है स्टेक होल्डर का, कस्टमर का, स्पॉन्सर का अब टूवर्ड्स दिस, उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है, वो मुझे बताती है, रिस्क टॉलरेंस क्या है। ठीक, चलेंगे, दैट्स ऑल सर। जी सर। चलें, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस हो यू मे आस्क मी लेटर ऑन। और अब मैं मे बी कल ही अपलोड करूंगा वो जो एचआर वाला है, एक्चुअली पीपल आर वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। ठीक है, सो आई हैव टू लीव एक्चुअली। चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।